आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का अब सीबीएसई का डेट शीट आ गया है तो रिवीजन करना है। तो क्लास 10th मैथ्स का रिवीजन के क्रम में चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 1 टोटल मार्क्स 6 है। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, हमारा ये एम होना चाहिए जो कि हाउ टू अचीव ऑल 6 मार्क फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी हम इस चैप्टर के सारे 6 मार्क्स जो है कुल वो कैसे अचीव करें। तो आइए उस पे पहले देखें जो कि किस तरह के प्रश्न, कौन कौन सा टॉपिक आ सकता है, कौन कौन सा पॉइंट हमें ध्यान रखना है जो हम ये सारे नंबर प्राप्त कर सकें। सबसे पहले आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि, ये है मेथड है, इससे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना इसमें हम करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको विभाज्यता का नियम 2, 3, 5 और 11 का यदि आप विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद कर लें तो लगभग 75 से 80% आपका इससे सॉल्व हो जाएगा, जिसका यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिविजिबल होता है। 5 के लिए है वंस प्लेस पे 0 या 5 हो। 3 के लिए है सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी सभी संख्याओं का योग जो है 3 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 3। यानी 3 से डिविजिबल होता है सभी संख्याओं का योग, तो वो संख्या 3 से भी विभाजित होता है। अब 11 के लिए है, 11 के लिए है, मान लीजिए जो कोई नंबर है तो इवन और ओड प्लेस, यानी सम और विषम स्थान, यानी एक, ये सम विषम, यानी एक 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 छोड़कर ऊपर की ओर लगा ले और नीचे की ओर लगा ले, तो इसका सम, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए, इसको जोड़े तो 9 आया और इसको जोड़े तो 8 आया। तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 आए या अभी तो 1 आ रहा है, लेकिन यदि 0 या 11 या 11 का मल्टीपल हो तो ये 11 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करके हम एलसीएम और एचसीएफ में इसको हल कर सकते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम को एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो दिया था, यानी अंक गणित का आधारभूत समय, ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब ने ये नियम दिया था। यानी इन्होंने कहा था कोई भी संख्या हो, जैसे कोई संख्या लेते हैं हम, 24 लेते हैं, तो 24 को यदि फैक्टराइज करना है तो 24 को फैक्टर ट्री के मेथड से, या ट्री मेथड भी आता है, तो फैक्टर ट्री के मेथड से यदि हम करते हैं तो कोई आया तो कोई 2 से पहले किया 2 12 जा, और इसको किया तो ये 3 4 जा किया, फिर 2 और 2 किया, एक ये मेथड हो गया। दूसरा, इसी को 24 को कोई और बच्चा इस तरह से किया, 8 3 जा किया, और 8 को फिर 2 4 जा किया, और फिर 2 2 जा हो गया। तो इसमें देखिए लास्ट में प्राइम क्या क्या बचा, ये प्राइम है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ भी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। और कोई दूसरा इसको किया 24 को
ये 6 4 जा कर दिया। अब ये 2 और 2 और ये आया 2 और 3। तो यहाँ भी देखते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी सब में क्या देखते हैं, एक ही संख्या है। इसको हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सब में क्या है, 2 3 बार है, 2 1 2 3 बार है और 3 1 बार है। तो कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है जो किसी भी भाज्य संख्या यानी ऑल प्राइम नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी सभी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका यह अद्वितीय होता है, यानी सब में एक ही चीज आया है। यह इट इज यूनिक। ऑर्डर में भी चेंज, यानी ऑर्डर क्रम इसका बदला जा सकता है। अब इस मेथड के द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझना, जिसको कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब अगला है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम यानी लघुत्तम और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को कहते हैं। ये निकालना आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इजकल टू एचसीएफ और एलसीएम होना चाहिए, ये भी नियम है। अब एचसीएफ के लिए आ सकता है कोई सवाल पूछे, उसमें जहाँ पे एच मैक्सिमम हाईएस्ट, अधिक से अधिक, लॉन्गेस्ट, फारदेस्ट, यानी जिसका सेंस हो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी और लंबी से लंबी, तो वहाँ पे सेंस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स उस संख्या से जो संख्या का निकालना होता है उस संख्या से छोटी या बराबर होती है। और एलसीएम जो होता है जिसका सेंस होगा, मतलब फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्तक, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी किसी संख्या का छोटी से छोटी जो मल्टीपल है, यानी उस संख्या से बड़ी या बराबर हो सकती है। तो इसमें एलसीएम में यदि क्वेश्चन से सेंस आए छोटी से छोटी, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, तो वहाँ मिनिमम, तो वहाँ पे हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ हमेशा कई बार ये भी पूछा जा सकता है, एचसीएफ कोई नंबर दे देगा, इसका ये एलसीएम होगा मतलब कि नहीं होगा, या एलसीएम को हमेशा ये एलसीएम को डिवाइड करता है। कई बार ये पूछ देता है जो कि इसका एचसीएफ ये और एलसीएम ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे ये डिवाइड कर पा रहा है, एचसीएफ इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये एलसीएम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और दूसरा पूछता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कोई दिया होगा ए और बी दिया होगा और एलसीएम दिया होगा और एचसीएफ दिया होगा, तो वहाँ पे आपको ए या बी निकालना होगा या एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो वहाँ पे ये होता है ए इंटू बी बराबर में एलसीएम और एचसीएफ। तो या तो इसमें बी निकालना होगा, दूसरी संख्या निकालना होगा, या एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा, कोई 3 दिया होगा तो चौथा ज्ञात करना होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा और इस नियम का एप्लीकेशन हो सकता है। अब अगला होगा जो सबसे मेन है,
एक इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं जो कहा जाता है, जैसे 3 × 4 × 5 × 6 + 7 दे दिया, तो ये भाज्य है या अभाज्य। कई बच्चे इससे लंबी भी चयन हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म है, दो पद है, एक प्लस के इधर और दूसरा इधर। तो इस दोनों में देखिए ये कॉमन क्या है, 7 एक कॉमन फैक्टर है। तो 3 × 4 × 5 × 6 + 1 आ गया। तो यानी ये नंबर जो होगा, अब कोई भी नंबर होगा उसका एक 7 एक फैक्टर ज़रूर होगा, यानी उसके दो से अधिक फैक्टर हो गए। तो दो से अधिक गुणनखंड जिसका हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भाज्य होगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे इसको गुणा करने में अपना समय बिताते हैं। जबकि एक नंबर का या 2 नंबर का सवाल आता है तो ये सीधे देखें जो कि इसका कॉमन क्या निकल सकता है। और एक इसमें आता है सबसे, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, यानी अब एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है। एक तो इस तरह से √5 के लिए पूछे तो सबसे पहले √5 या √3 कोई सिंगल डिजिट पढ़े तो सबसे पहले आपको ये लाइन मानना होगा √3। यहाँ ये तो सबके लिए आपको लेना है, √3 या √5 जिसका भी बना रहे हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 लिखे यहाँ पे, और फिर √5 बराबर में a/b, जहाँ a और b परस्पर सहभाज्य पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, a और देखिए √5 बराबर हो गया, √5 बराबर में a/b हो गया, तो इसको हम a/b लिखेंगे। अब √5 b बराबर में a, दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ये 5b² हो जाएगा। 5b² = a², यानी a² जो है b² के 5 गुने के बराबर है। तो यानी a² 5 से विभाजित है, डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स a/5 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का मतलब ये चिन्ह हमने लगा दिया, डिविजिबल भी लिख सकते हैं या डिवाइडेड बाय 5 भी, या इससे विभाजित है ये भी लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान लें, और फिर आप आप लिखेंगे b बराबर में या एक किसी संख्या का 5 गुना है तो a बराबर में 5c रखने पर, समीकरण 1 से, क्योंकि किसी संख्या का 5 टाइम्स है तो a बराबर में हमने समीकरण 1 से क्या है, 5b² बराबर में a²। तो a² के बदले हमने 5c रखना था तो 5c का स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 5b² बराबर में 25c²। तो b² बराबर में हो गया 5c²। तो यहाँ भी ऐसे ही आ गया। तो यानी b² डिविजिबल है 5 से, यानी डिवाइड है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी b भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देख रहे a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है, यानी यह जो है a/5 तथा b/5 यह विरोधाभास, क्योंकि हमने माना था कोप्राइम इंटीजर है, यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये पूछेगा। और यदि आपसे पूछा जाए, इस तरह का सवाल दे दिया जाए, √5 + 3 दे दिया जाए, तो इसको ऊपर में ऐसे ही रखना है। यहाँ पे √5 प्लस यहाँ पे 3 कर ले, यहाँ पे भी 3 कर ले, ये √5 + 3 हो जाएगा। और यहाँ भी √5 + 3 ये हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन जो है वो हट जाएगा। इस तरह के सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है। ये वाला यहाँ तक जो है वो हट जाएगा। और इसके बदले जो है ये आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये 3 तो परिमेय है, रेशनल है, और √5 इरेशनल है। तो हमें करना क्या है, रेशनल को एक साइड रखना है और इरेशनल को एक साइड रखना है। तो इसमें मतलब आप जानते हैं जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 को एक साइड रखें और इसका साइड चेंज करें, a/b-3। अब हमें ज़्यादा नहीं करना, इतना भी कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय यानी इरेशनल, और ये हो गया परिमेय। अपरिमेय बराबर में परिमेय कभी होता नहीं है, तो यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। कुछ भी रहे, जैसे आपको दे दिया जाए 2 + 3 √5, तो इसको प्रूव करना है, तो इसको भी यहाँ तक तो ऐसे ही मानेंगे, a/b तक तो ऐसे ही लिखना है। अब ये हो जाएगा, तो इसमें देखिए ये इरेशनल है, तो इसका साइड पहले चेंज होगा, 3 √5 बराबर में a/b, और इसका साइड चेंज करेंगे तो -2। अभी हम ऐसे ही छोड़ दे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 3 से मल्टीपल है, तो 3 √5 इधर रखें और 3 बट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते, नहीं करना आ रहा है आपको तो ऐसे ही छोड़ दे, अपॉन में 3 कर दीजिए और ये लिख दीजिए। ये फिर ये परिमेय है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। और एक इस तरह के भी सवाल आते हैं, √5 + √3, जहाँ पे आपको दिया होगा कोई एक संख्या, मान लीजिए ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये पहले से दिया होगा। तो ये दोनों तो यहाँ भी मानेंगे √5, इसमें भी ये स्टेप यहाँ तक तो इसमें भी होगा। अब हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से, √5 + √3 बराबर में a/b। अब देखिए √3 पहले से कह रहा है जो कि इरेशनल नंबर है, तो इसको हमें साइड चेंज करना है। तो √5 बराबर में हो जाएगा a/b -√3। अब दोनों ओर वर्क कर दें, दोनों ओर वर्क करने पर क्या हो जाएगा, √5 जो है ये तो 5 में बदल जाएगा, और ये a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a-b का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 × a/b और √3 -2ab प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ये रूट वाला जो है इरेशनल नंबर है, तो इसका साइड चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 2a/b √3 बराबर में a² प्लस 3। अब क्या करें, ये 5 को पहले हटाएं, 2a/b √3 = a² प्लस 3, और ये माइनस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा a² और -2। अब ये क्या है, इसके साथ मल्टीपल है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। √3 बराबर में, ये एक डब्बे में रख लीजिए, एक पैकेट में, यानी ब्रैकेट डाल करके ये, और इसको b/2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फिर ये हो गया इरेशनल, अपरिमेय बराबर में परिमेय।
फिर यही हो जाएगा, यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरह से ये सारे टॉपिक चैप्टर 1 के कंप्लीट हुए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।